इस औरत को जरा ध्यान से देखिए। पहली नजर में आपको भी यही लगेगा कि ये एक बेहद सीधी सादी और मासूम महिला है, लेकिन इसकी भोली भाली शक्ल के पीछे छिपी सच्चाई इतनी खौफनाक है कि उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये औरत हवस और अवैध रिश्ते के जुनून में इस कदर अंधी हो चुकी थी कि इसने अपने ही सगे भांजे के साथ रिश्ता बना लिया। लेकिन इसकी हैवानियत यहीं नहीं रुकी। अपने इस राज को छिपाने के लिए इसने अपने ही परिवार को बर्बाद करने की एक ऐसी खौफनाक साजिश रच डाली जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच की तो एक एक करके ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आए कि सिर्फ परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव दहशत में आ गया। इस केस की असली सच्चाई जानकर हर कोई यही सोचने पर मजबूर हो गया कि कोई इंसान अपने ही परिवार के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी कैसे कर सकता है। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र में मोहन रोड के पास एक छोटा सा गांव है इब्राहिमगंज। शहर से थोड़ा दूर बसे इस गांव के ज्यादातर लोग खेती-बाड़ी और उससे जुड़े काम करके अपना गुजारा करते हैं। इसी गांव में एक रावत परिवार रहता था जिनका ये एक नया सा घर था। इस मकान को बने अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। इसी घर में परिवार के मुखिया 70 वर्षीय दिलगज रावत अपनी पत्नी शांति देवी और परिवार के बाकी सदस्यों के साथ रहते थे। दिलगज और शांति देवी के 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे। सबसे बड़ी बेटी सुनीता रावत थी जिनकी शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में रहती थी। दूसरे नंबर पर मुन्नू लाल थे जो मानसिक रूप से ठीक नहीं थे और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए परिवार पर निर्भर थे। सबसे छोटा बेटा 28 वर्षीय मनोज रावत था जिसकी शादी 26 वर्षीय शालिनी रावत से हुई थी और दोनों का एक 3 साल का बेटा भी था। रावत परिवार एक साधारण लेकिन खुशहाल परिवार था। घर की आर्थिक जिम्मेदारी मुख्य रूप से दिलगज रावत और उनके छोटे बेटे मनोज के कंधों पर थी। दिलगज रावत गांव में सब्जी बेचने का काम करते थे जबकि मनोज खेती बाड़ी संभालता था। खेत का काम खत्म होने के बाद वो अपने पिता के साथ सब्जी बेचने भी निकल जाता था। घर के बुजुर्ग होने की वजह से दिलगज रावत और शांति देवी अब पहले की तरह ज्यादा काम नहीं कर पाते थे। वहीं बड़े बेटे मुन्नू लाल की मानसिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि वो परिवार की जिम्मेदारियां उठा सके। ऐसे में पूरे घर की जिम्मेदारी लगभग मनोज और उसकी पत्नी शालिनी पर ही आ गई थी। दोनों अपनी मेहनत और समझदारी से परिवार को संभाल रहे थे। खेती बाड़ी और सब्जी बेचने का काम भी ठीक ठाक चल रहा था और ऊपर से देखने पर उनकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य और शांत दिखाई देती थी। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि इसी शांत दिखने वाले परिवार के भीतर जल्द ही एक ऐसी घटना घटने वाली है जो पूरे इलाके को हिलाकर रख देगी। 5 अप्रैल 2026 रविवार का दिन था। रावत परिवार के सभी सदस्य घर पर मौजूद थे। रात करीब 8 बजे पूरा परिवार खाना खाकर अपने अपने कमरों में आराम कर रहा था। उसी समय रसोई में काम कर रही शालिनी को अचानक अपनी सास शांति देवी की आवाज सुनाई दी। घबराकर जब शालिनी उनके कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि शांति देवी अपने पेट को पकड़कर दर्द से तड़प रही थी। उनके पेट में तेज दर्द उठ रहा था और उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। ये देखकर शालिनी तुरंत अपने पति मनोज के पास गई और उसे पूरी बात बताई। मनोज बिना देर किए अपनी मां के कमरे में पहुंचा। मां की हालत देखकर वो बुरी तरह घबरा गया। उसे लगा कि शायद कोई सामान्य तकलीफ होगी, इसलिए वो तुरंत पास के मेडिकल स्टोर से दवा लेने के लिए दौड़ पड़ा। उस समय तक किसी को अंदाजा नहीं था कि मामला इतना गंभीर हो सकता है। मनोज दवा लेकर वापस लौटा और उसने तुरंत अपनी मां को दवा खिलाई, लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बावजूद उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। उल्टा उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। घबराया हुआ मनोज एक बार फिर मेडिकल स्टोर पहुंचा और इस बार दूसरी दवा लेकर आया। परिवार के सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस बार दवा असर करेगी और शांति देवी को राहत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी हालत लगातार खराब होती गई और पूरे घर में चिंता का माहौल फैल गया। अब परिवार को समझ आ गया कि घर पर इलाज करना संभव नहीं है। उन्होंने तुरंत शांति देवी को अस्पताल ले जाने का फैसला किया, लेकिन एक नई समस्या सामने आ गई। शांति देवी की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पा रही थी। तेज दर्द की वजह से उनका चलना फिरना पूरी तरह मुश्किल हो गया था। मनोज ने अपनी मां से पूछा कि उन्हें आखिर किस तरह की तकलीफ हो रही है। दर्द से कराहते हुए शांति देवी ने बताया कि उनके पेट में तेज जलन हो रही है। रात काफी हो चुकी थी और उस समय अस्पताल ले जाने के लिए तुरंत कोई गाड़ी भी उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में परिवार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी
कि शांति देवी को जल्द से जल्द अस्पताल कैसे पहुंचाया जाए। इसी बीच मनोज को अपनी बड़ी बहन सुनीता का ख्याल आया, जिसका ससुराल उन्नाव जिले के सोहरामू के पास ज्ञानपुर इलाके में था। मनोज के घर से उन्नाव की दूरी लगभग 30 से 32 किलोमीटर थी। ऐसे में उसकी पत्नी शालिनी ने सुझाव दिया कि सुनीता के पास कार है, इसलिए उन्हें फोन करके वहीं मंगवा लेते हैं ताकि शांति देवी को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। मनोज ने तुरंत अपनी बड़ी बहन सुनीता को फोन किया और घबराई हुई आवाज में बताया कि मां की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ेगा। ये सुनते ही सुनीता ने बिना देर किए कहा कि मां को तुरंत यहां लेकर आ जाओ, मैं अभी गाड़ी भेजती हूं। सुनीता के बेटे करण, जिसकी उम्र करीब 22 से 23 साल थी, तुरंत कार लेकर अपने ननिहाल पहुंचा। वहां से उसने अपनी नानी शांति देवी और मामा मनोज को कार में बैठाया और उसी समय उन्नाव के लिए रवाना हो गया। रास्ते में सुनीता ने मनोज को बताया कि चुनावगंज में एक अच्छा अस्पताल है, इसलिए वहीं लेकर आना। जब तक मनोज वहां पहुंचा, सुनीता पहले से ही अस्पताल में मौजूद थी और मरीज को भर्ती कराने की सारी तैयारी कर चुकी थी। रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच शांति देवी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल कोई बड़ा नहीं था, बल्कि एक छोटा सा निजी क्लिनिक था। वहां के डॉक्टर ने तुरंत शांति देवी का इलाज शुरू किया। सबसे पहले उन्हें ग्लूकोज चढ़ाया गया और फिर उनकी हालत को देखते हुए कई इंजेक्शन लगाए गए। मनोज ने बाद में मीडिया को बताया कि इलाज शुरू होने के कुछ समय बाद शांति देवी की तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा। उन्होंने खुद भी बताया कि पेट में हो रही तेज जलन अब पहले से काफी कम हो गई है, दर्द भी घटने लगा था। मां की हालत में सुधार देखकर पूरे परिवार ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब खतरा टल चुका है और शांति देवी जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए परिवार के बाकी सदस्य अपने अपने घर लौट गए, लेकिन मनोज और उसकी बड़ी बहन सुनीता पूरी रात अस्पताल में ही रुके ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत अपनी मां की देखभाल कर सकें। इलाज के दौरान डॉक्टर ने मनोज से पूछा कि आखिर घर पर ऐसा क्या हुआ था। उन्होंने जानना चाहा कि शांति देवी ने ऐसा क्या खाया था जिसके बाद उनकी तबीयत अचानक इतनी बिगड़ गई। उस समय किसी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। फिलहाल डॉक्टर इलाज में जुटे रहे और कुछ देर बाद शांति देवी की हालत पहले से बेहतर दिखाई देने लगी। राहत मिलने पर वो आराम से सो गईं। उन्हें सोता देखकर मनोज और उसकी बहन सुनीता ने भी अस्पताल में ही थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया, लेकिन ये राहत ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। रात बीतते बीतते करीब 2 बजे डॉक्टर एक बार फिर शांति देवी की जांच करने उनके पास पहुंचे। इस बार उनकी हालत देखकर डॉक्टर के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उन्होंने देखा कि शांति देवी की सांसें सामान्य नहीं थीं और उनकी स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी थी। डॉक्टर ने तुरंत मनोज को जगाया और कहा कि उनकी मां की हालत बहुत नाजुक है। उन्होंने सलाह दी कि उन्हें बिना देर किए किसी बड़े अस्पताल ले जाना होगा, जहां वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हों। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उस समय रात के 2 बजे थे। इतनी देर रात तुरंत गाड़ी का इंतजाम करना आसान नहीं था। फिर भी जैसे तैसे व्यवस्था की गई और सबसे पहले उन्हें पास के दरोगा खेड़ा स्थित अस्पताल ले जाया गया। दुर्भाग्य से वहां उस समय कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। अस्पताल की एक महिला कर्मचारी ने उनकी हालत देखकर सलाह दी कि उन्हें तुरंत किसी बड़े अस्पताल ले जाया जाए। उन्होंने लखनऊ के KGMU अस्पताल जाने की सलाह दी, लेकिन चुनावगंज से वहां की दूरी लगभग 26 से 27 किलोमीटर थी और वहां पहुंचने में करीब 1 घंटा लग सकता था। शांति देवी की हालत इतनी गंभीर थी कि परिवार को लगा उनके पास इतना समय नहीं है। ऐसे में उन्होंने पास के प्रसाद हॉस्पिटल जाने का फैसला किया। लेकिन वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने शांति देवी की जांच की और कुछ ही पलों बाद वो खबर सुनाई जिसे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। डॉक्टरों ने शांति देवी को मृत घोषित कर दिया। ये सुनते ही मनोज और सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात भर अपनी मां को बचाने के लिए भागदौड़ करने वाले दोनों भाई बहन पूरी तरह टूट चुके थे। सुबह करीब 4 बजे शांति देवी के पार्थिव शरीर को वापस उनके गांव इब्राहिमगंज लाया गया। जब से उनकी तबीयत बिगड़ी थी, तब से मनोज लगातार अपनी मां के साथ अस्पतालों के चक्कर लगा रहा था। परिवार के लोगों को भी यही लगा कि शांति देवी की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी थी और शायद अचानक तबीयत बिगड़ने की वजह से उनका निधन हो गया। उस समय किसी के मन में किसी तरह का संदेह नहीं था। धीरे धीरे रिश्तेदार और गांव के लोग भी घर पहुंचने लगे। 6 अप्रैल 2026 की शाम तक परिवार ने परंपरा के अनुसार शांति देवी का अंतिम संस्कार कर दिया। उनके समुदाय में
दाह संस्कार के बजाय दफनाने की परंपरा थी, इसलिए उन्हें घर के पास ही एक खेत में दफना दिया गया। उस समय तक हर किसी को यही लग रहा था कि ये एक नेचुरल डेथ का मामला है। 5 अप्रैल की रात शांति देवी की तबीयत अचानक बिगड़ी थी और 6 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। मामला यहीं समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा था। इसी दौरान इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, जिसमें शांति देवी के निधन के बाद पूरा परिवार, रिश्तेदार और गांव के लोग घर में बैठे आपस में बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे थे। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही दिनों बाद यही मामला एक बेहद चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचने वाला है। शांति देवी के अंतिम संस्कार के बाद भी रिश्तेदार और आसपास के कई लोग रावत परिवार के घर पर ही मौजूद थे। 7 अप्रैल की रात सभी लोग आपस में इसी घटना को लेकर चर्चा कर रहे थे। बातचीत के दौरान कई लोगों ने एक ही बात कही कि शांति देवी को पहले कभी इस तरह की गंभीर परेशानी नहीं हुई थी। शांति देवी की उम्र जरूर ज्यादा थी, लेकिन उन्हें ऐसी कोई गंभीर बीमारी भी नहीं थी जो अचानक उनकी जान ले ले। रिश्तेदारों की बातें सुनकर मनोज भी गहरी सोच में पड़ गया। उसे याद आने लगा कि 5 अप्रैल का पूरा दिन बिल्कुल सामान्य था। शांति देवी पूरे दिन ठीक थी और रोज की तरह अपने काम कर रही थी। फिर अचानक रात में ऐसा क्या हुआ कि उनकी तबीयत इतनी तेजी से बिगड़ गई। तभी मनोज को चुनावगंज के अस्पताल में डॉक्टर की कही हुई बात याद आई। डॉक्टर ने उस समय कहा था कि ऐसी हालत किसी जहरीली या गलत चीज के सेवन की वजह से भी हो सकती है। यही बात बार बार मनोज के दिमाग में घूमने लगी। उसे उस रात का एक छोटा सा वाकया भी याद आया। 5 अप्रैल की रात पूरे परिवार ने हमेशा की तरह एक साथ खाना खाया था। शांति देवी को भी 2 रोटियां और सब्जी परोसी गई थी। खाना खाते समय शांति देवी ने अचानक मनोज से कहा था कि रोटी का स्वाद कुछ अजीब और कड़वा लग रहा है। उस समय किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि घर के बाकी सभी लोगों को वही खाना बिल्कुल सामान्य लगा था। शांति देवी ने जैसे तैसे करीब 1.5 रोटी खाई, लेकिन कड़वाहट की वजह से बची हुई आधी रोटी नहीं खा सकी। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर आराम करने चली गई। लेकिन कुछ ही देर बाद शांति देवी की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। अब जब डॉक्टर की बात और माँ की कही हुई बात मनोज के दिमाग में एक साथ जुड़ने लगी, तो उसके मन में शक पैदा होने लगा। इसी शक के आधार पर वो अपनी पत्नी शालिनी के पास गया और उससे पूछा कि माँ ने जो आधी रोटी छोड़ी थी वो कहाँ है। शालिनी ने जवाब दिया कि उसने वो बची हुई रोटी घर के बाहर सड़क किनारे फेंक दी थी। ये सुनते ही मनोज तुरंत बाहर गया, लेकिन वहां उसे रोटी का कोई टुकड़ा नहीं मिला। तभी उसकी नजर घर के बाहर रखे मोरंग यानी लाल बालू के ढेर पर पड़ी। तभी मनोज तुरंत पास गया और ध्यान से देखने लगा। तभी उसे मोरंग के अंदर एक पॉलीथीन का बैग दबा हुआ दिखाई दिया। जब उसने बैग खोल कर देखा तो उसके होश उड़ गए। उस बैग के अंदर वही आधी बची हुई रोटी रखी हुई थी जिसे शालिनी ने बाहर फेंकने की बात कही थी। इतना ही नहीं, उसी पॉलीथीन में एक दवा की शीशी भी रखी हुई थी। ये देखकर मनोज को पहली बार लगा कि शायद उसकी माँ की मौत सिर्फ एक सामान्य बीमारी की वजह से नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे कोई और बड़ा राज छिपा हो सकता है। पॉलीथीन में आधी रोटी और दवा की शीशी मिलने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि आखिर ये सामान मोरंग के ढेर में किसने छिपा कर रखा था। इसके बाद मनोज ने तुरंत अपनी पत्नी शालिनी से दोबारा सवाल किया। मनोज ने शालिनी से पूछा कि उस रात खाना तो उसने ही बनाया था, और शालिनी ने यह भी बताया था कि माँ की बची हुई रोटी बाहर फेंक दी थी। फिर वही रोटी आज मोरंग के अंदर पॉलीथीन में कैसे मिली? शालिनी ने इस सवाल पर साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि उसे इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। शालिनी ने कहा कि शायद अस्पताल में डॉक्टरों से इलाज में कोई चूक हुई होगी। अगर शांति देवी को समय रहते किसी बड़े अस्पताल ले जाया जाता तो शायद उनकी जान बच सकती थी। शालिनी ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि उसमें उसकी क्या गलती है। जो खाना उसने बनाया था वो पूरे परिवार ने खाया था। अगर खाने में कोई गड़बड़ी होती तो सिर्फ माँ की तबीयत ही क्यों बिगड़ती, बाकी किसी को कुछ क्यों नहीं हुआ? उस समय तक शांति देवी का पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ था। परिवार ने उनकी मौत को सामान्य मानते हुए बिना किसी संदेह के अंतिम संस्कार कर दिया था। लेकिन अब मनोज के मन में शक गहराता जा रहा था। उसे लगने लगा कि इस पूरे मामले में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जो सामने नहीं आया है। मनोज ने शालिनी से कहा कि अगर उसे कुछ पता है तो अभी सच सच बता दे, नहीं तो वो माँ का शव निकलवाकर पोस्टमार्टम करवाएगा ताकि मौत की असली वजह सामने आ सके। इसके बावजूद शालिनी लगातार यही कहती रही कि उसे इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसने यहां तक कह दिया
कि अगर उसे पोस्टमार्टम करवाना है तो वो करवा ले। अगर उसने कोई गलती की होगी तो जो भी सजा मिलेगी वो भुगतने के लिए तैयार है। इसके बाद मनोज और शालिनी के बीच काफी बहस हुई। मनोज को पूरा शक था कि उसकी माँ की रोटी में किसी जहरीली चीज की मिलावट की गई थी। उसे यही वजह लग रही थी कि केवल शांति देवी को ही रोटी का स्वाद कड़वा लगा और उनकी तबीयत बिगड़ी। दूसरी ओर शालिनी लगातार खुद को निर्दोष बताती रही। इसी बीच 9 अप्रैल का दिन आ गया। मनोज ने फैसला किया कि अब इस मामले को गांव के जिम्मेदार लोगों के सामने रखा जाए। वो सीधे गांव के प्रधान के पास पहुंचा और पूरी घटना शुरू से अंत तक उन्हें विस्तार से बताई। इसके बाद घर में ही एक पंचायत बुलाई गई। पंचायत में गांव के प्रधान, एक बीडीसी सदस्य और मनोज के एक चाचा मौजूद थे। तीनों ने शालिनी से अलग अलग तरीके से पूछताछ की और सच जानने की कोशिश की। शालिनी ने पंचायत के सामने भी वही बात दोहराई। उसने कहा कि उसकी अपनी सास शांति देवी से कभी कोई झगड़ा या मनमुटाव नहीं हुआ। दोनों के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे, इसलिए उनके साथ ऐसा करने का उसके पास कोई कारण ही नहीं था। लेकिन इसी बातचीत के दौरान वहां मौजूद एक लड़का बार बार घबरा रहा था और बेचैन दिखाई दे रहा था। मनोज के अनुसार उस लड़के का नाम सतीश था, जो मनोज की चचेरी बहन का बेटा था। सतीश का घर मनोज के घर के ठीक सामने था। पंचायत के दौरान उसके परिवार ने एक ऐसी बात बताई जिसने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। सतीश ने सबके सामने बताया कि कुछ दिन पहले शालिनी ने उससे 2 बार खेतों में इस्तेमाल होने वाली दवा मंगवाई थी। ये वही दवा थी जिसका इस्तेमाल फसलों को कीड़ों और दूसरे नुकसान से बचाने के लिए किया जाता है। ऐसी दवाएं बहुत जहरीली होती हैं, इसलिए इन्हें बहुत सावधानी से इस्तेमाल किया जाता है। गांव में खेती करने वाले परिवारों के लिए ऐसी दवा घर में होना कोई असामान्य बात नहीं थी। लेकिन सवाल ये था कि शालिनी ने ये दवा क्यों मंगवाई, क्योंकि खेती का सारा काम मनोज संभालता था और शालिनी का खेतीबाड़ी से कोई सीधा संबंध नहीं था। ऐसे में उसका खुद इस तरह की दवा मंगवाना सभी को अजीब लगा। सतीश की बात सुनकर शालिनी ने तुरंत सफाई दी। उसने कहा कि उसने ये दवा अपनी नानी के लिए मंगवाई थी क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत थी। लेकिन उसकी ये बात भी लोगों के गले नहीं उतरी। दरअसल शालिनी की नानी का घर वहां से सिर्फ करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था। इतनी कम दूरी होने के कारण वो खुद भी आसानी से जाकर दवा ले सकती थी। ऐसे में सतीश से दवा मंगवाने की बात लोगों को अजीब लगी। तभी मनोज ने तुरंत शालिनी से कहा कि अभी तुम्हारी नानी को बुलाकर पूछ लेते हैं, अगर उन्होंने सच में दवा मंगवाई होगी तो सारी बात साफ हो जाएगी। इतना सुनते ही माहौल और गंभीर हो गया। पंचायत में मौजूद प्रधान और बाकी लोगों को भी लगने लगा कि शालिनी बार बार अपनी बात बदल रही है। उसके जवाब मेल नहीं खा रहे थे, इसलिए उस पर सबका शक बढ़ता जा रहा था। इसके बावजूद शालिनी किसी भी आरोप को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। तभी गांव के प्रधान ने शालिनी को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि घबराओ मत, जो सच है वो बता दो, हम तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देंगे। जितनी मदद कर सकेंगे करेंगे और तुम्हें बचाने की भी कोशिश करेंगे। प्रधान की इन बातों से शालिनी का भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इसी दौरान बिना किसी को बताए प्रधान ने चुपचाप अपने मोबाइल का कैमरा रिकॉर्डिंग मोड में चालू कर दिया, ताकि अगर शालिनी कोई बात स्वीकार करे तो उसका पूरा बयान रिकॉर्ड हो सके। पंचायत के दौरान हुई बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया, जिसे उसी समय गांव के प्रधान ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया था। वीडियो में घूंघट में बैठी महिला शालिनी थी। पंचायत के लोगों ने उससे शांत तरीके से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले उससे पूछा गया कि उसने ये सब किसके कहने पर किया। इसके बाद शालिनी ने जो नाम लिया, उसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। शालिनी ने करण का नाम लिया। ये वही करण था जो मनोज की बड़ी बहन सुनीता का बेटा था। रिश्ते में करण मनोज और शालिनी का भांजा लगता था। शालिनी ने आगे बताया कि करीब 1.5 से 2 महीने पहले उसने और करण ने मिलकर पूरे परिवार को खत्म करने की योजना बनाई थी। उसके अनुसार इस योजना में सिर्फ शांति देवी ही नहीं, बल्कि परिवार के बाकी सदस्य भी निशाने पर थे। शांति देवी की मौत के बाद जब डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए घर लाया गया, तब करण भी परिवार के साथ घर आया था। वो सुबह तक वहीं रुका और उसके बाद वापस चला गया। शालिनी के अनुसार जाने से पहले करण ने उसे फोन करके कहा था कि आगे जो भी हो उसे संभाल लेना, लेकिन किसी भी हालत में उसका नाम सामने नहीं आना चाहिए। पूछताछ के दौरान शालिनी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने शांति देवी की रोटी में
बहुत थोड़ी मात्रा में जहरीला पदार्थ मिलाया था। इसी दौरान सतीश ने भी अपनी पहले कही हुई बात दोहराई कि शालिनी ने उससे 2 बार खेतों में इस्तेमाल होने वाली दवा मंगवाई थी। इस पर शालिनी ने बताया कि करीब 10 दिन पहले उसने पहली बार लिक्विड दवा मंगवाई थी। उसका इरादा उस दवा को चाय में मिलाकर शांति देवी को पिलाने का था, लेकिन उस दिन शांति देवी ने चाय नहीं पी। वो सिर्फ एक तय समय पर ही चाय पीती थी, इसलिए पहली कोशिश सफल नहीं हो सकी। इसके बाद 4 अप्रैल को उसने करीब 200 रुपए की पाउडर वाली दवा मंगवाई। बाद में इसी दवा को रोटी में मिलाकर शांति देवी को खिला दिया गया। पूछताछ के दौरान शालिनी ने यह भी कहा कि अगर पहली योजना सफल हो जाती तो बाद में परिवार के दूसरे लोगों को भी निशाना बनाया जाता। ये सुनकर पंचायत में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। अगले दिन 10 अप्रैल को मनोज काकोरी पुलिस थाने पहुंचा और पूरी घटना पुलिस को बता दी। उसने पंचायत में हुई बात, मिले सबूत और अपनी शंका से जुड़ी सारी जानकारी पुलिस को दे दी। मनोज की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर लिया। इसके बाद शालिनी और करण के खिलाफ केस दर्ज किया गया और जांच शुरू कर दी गई। 10 अप्रैल को पुलिस और फॉरेंसिक टीम रावत परिवार के घर पहुंची। उस समय घर के बाहर बड़ी संख्या में गांव के लोग और रिश्तेदार मौजूद थे। पुलिस ने पूरे घर की अच्छी तरह तलाशी ली, खासकर शांति देवी के कमरे की। जांच के दौरान फॉरेंसिक टीम ने सुरक्षित रखे गए रोटी के टुकड़े और दवा की शीशी अपने कब्जे में ली। इसके बाद उन्हें जांच के लिए लैब भेज दिया गया। इसी दौरान पुलिस ने सतीश से भी पूछताछ की। उसने पुलिस को बताया कि शालिनी ने ही उसे पैसे देकर दवा मंगवाने के लिए कहा था। वहीं शालिनी पूरे समय घूंघट ओढ़कर चुपचाप बैठी रही। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी की निगरानी में एक विशेष जांच टीम बनाई गई। एक टीम को करण से पूछताछ के लिए उन्नाव भेजा गया। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने आगे की जांच के लिए शालिनी को हिरासत में ले लिया। 11 अप्रैल को पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट से शांति देवी का शव कब्र से निकालने की अनुमति मांगी। मंजूरी मिलने के बाद पूरे दिन जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी की गई। शाम को पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और मजदूरों की टीम उस खेत में पहुंची जहां शांति देवी को दफनाया गया था। अधिकारियों की मौजूदगी में कब्र की खुदाई शुरू हुई। खबर फैलते ही आसपास के गांवों से भी कई लोग वहां पहुंच गए। कुछ ही देर में वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। सभी की नजरें उसी कब्र पर थीं, जहां से इस मौत का सच सामने आने वाला था। करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद शांति देवी का शव कब्र से बाहर निकाला गया। उन्हें दफनाए हुए करीब 5 से 6 दिन हो चुके थे। सबसे पहले मनोज और परिवार के दूसरे लोगों से शव की पहचान कराई गई। पहचान की पुष्टि होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। 12 अप्रैल को डॉक्टरों ने शांति देवी के शव का पोस्टमार्टम किया। वहीं पुलिस ने हिरासत में मौजूद शालिनी से पूछताछ जारी रखी। दूसरी टीम लगातार करण की तलाश में लगी हुई थी। उधर करण की मां सुनीता भी उसे ढूंढ रही थी। उनके मन में बस एक ही सवाल था कि अगर ये आरोप सच हैं, तो करण ने अपनी ही नानी के साथ ऐसा क्यों किया। इसी बीच पुलिस ने करण की कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन की जांच भी शुरू कर दी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि घटना के समय वो कहां था और उस दौरान उसकी किन किन लोगों से बात हुई थी। उधर शुरुआती पोस्टमार्टम में मौत की सही वजह पता नहीं चल सकी। इसीलिए डॉक्टरों ने शांति देवी के लीवर, किडनी और पेट के नमूने सुरक्षित रखे और उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया, क्योंकि अगर किसी ने कोई जहरीला पदार्थ खाया हो तो उसके सबूत अक्सर इन्हीं अंगों में मिलते हैं। जांच के दौरान पुलिस को करण के बारे में भी कई बातें पता चली। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक करण की उम्र करीब 22 से 23 साल थी। उसने लगभग 10वीं तक पढ़ाई की थी, फिर पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद वो काम करने के लिए इराक चला गया था। करीब 4 साल पहले जब मनोज और शालिनी की शादी हुई थी, तब करण इराक में था, इसलिए वो शादी में शामिल नहीं हो सका। बताया जाता है कि जनवरी 2026 में वो भारत लौटा। इसके बाद वो अपनी नानी शांति देवी से मिलने इब्राहिमगंज आया। वहीं पहली बार उसे अपने मामा मनोज, मामी शालिनी और परिवार के बाकी लोगों के साथ समय बिताने का मौका मिला। उस समय तक मनोज और शालिनी की शादी को करीब 4 साल हो चुके थे। उनका 3 साल का एक बेटा भी था। इसी दौरान करण का झुकाव शालिनी की ओर होने लगा। इसके बाद वो पहले से ज्यादा अपनी नानी के घर आने जाने लगा। पुलिस का कहना है कि मनोज अक्सर खेती या दूसरे कामों से घर से बाहर रहता था। वहीं शांति देवी और परिवार के बाकी लोग भी अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। इसी बीच करण और शालिनी के बीच
नजदीकियां बढ़ गईं। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। मनोज के बड़े भाई की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। मनोज के पिता अक्सर काम से बाहर रहते थे और शांति देवी ज्यादातर अपने कमरे में रहती थी। ऐसे में घर पर किसी की खास नजर नहीं रहती थी। इसी का फायदा उठाकर करण और शालिनी एक दूसरे के करीब आने लगे। पहले दोनों हंसी मजाक करते थे, फिर उन्होंने एक दूसरे का मोबाइल नंबर लिया और फोन पर बातें करने लगे। ये सब जनवरी-फरवरी 2026 के आसपास शुरू हुआ, यानी घटना से करीब 2-3 महीने पहले। कुछ समय बाद शांति देवी को शालिनी के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। उन्होंने देखा कि वो पहले की तरह घर के कामों पर ध्यान नहीं देती थी। उसका ज्यादातर समय मोबाइल पर बीतता था और वो अक्सर किसी से हंसते हुए लंबी बातें करती रहती थी। शांति देवी समझ नहीं पा रही थी कि वो हर समय किससे बात करती रहती है। उधर मनोज ने भी कई बार देखा कि करण बिना किसी काम के घर आ रहा था। कई बार जब वो अचानक घर लौटता तो उसने करण को शालिनी के साथ बैठे देखा। ये देखकर मनोज को भी शक होने लगा कि करण बार बार घर क्यों आ रहा है। जब मनोज को ये बात ज्यादा खटकने लगी तो उसने करण से साफ कहा कि बिना किसी वजह के दोबारा घर मत आना, नहीं तो मैं तुम्हारी मां को सब बता दूंगा। इसके बाद करण ने घर आना बंद कर दिया, लेकिन शालिनी से उसका संपर्क नहीं टूटा। दोनों फोन पर लगातार बात करते रहे। लेकिन एक दिन मनोज ने शालिनी को फोन पर बात करते हुए देख लिया। जब मनोज ने शालिनी का मोबाइल चेक किया तो पता चला कि वो करण से बात कर रही थी। ये देखकर मनोज बहुत गुस्सा हो गया। उसने गुस्से में मोबाइल जमीन पर पटक दिया। इसके बाद मनोज ने शालिनी को समझाया। उसने कहा कि हमारा अपना परिवार है, हमारा 3 साल का बेटा भी है, उसके भविष्य के बारे में सोचो, समाज क्या कहेगा। क्योंकि मामला परिवार का था, इसलिए मनोज ने बात को वहीं खत्म करने की कोशिश की। शालिनी ने भी अपनी गलती मानकर माफी मांगी और कहा कि अब वो दोबारा करण से कभी बात नहीं करेगी। लेकिन ये वादा ज्यादा दिन नहीं चला। मनोज की चचेरी बहन का बेटा सतीश करण का करीबी था। पहले जब भी करण अपनी नानी के घर आता तो सबसे पहले सतीश से ही मिलता था। शालिनी का मोबाइल टूटने के बाद करण ने उससे बात करने का दूसरा तरीका ढूंढ लिया। वो सतीश के फोन पर कॉल करता और सतीश अपना मोबाइल शालिनी को दे देता। इस तरह दोनों फिर से छिपकर बात करने लगे। अब सतीश का बार बार रावत परिवार के घर आना भी शांति देवी की नजर में आने लगा। इसके बाद शांति देवी ने शालिनी पर भी नजर रखनी शुरू कर दी। वो उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगी। शांति देवी को लगने लगा था कि घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। शांति देवी की रोक टोक बढ़ने लगी, जिससे शालिनी नाराज रहने लगी। उसे लगने लगा कि अब उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। इसी बीच उसने करण से इस बारे में बात की। दोनों को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उनका मिलना जुलना मुश्किल हो जाएगा। इसी दौरान दोनों ने एक खतरनाक साजिश रच डाली। कथित तौर पर दोनों ने परिवार के लोगों को एक एक करके रास्ते से हटाने की योजना बनाई। पुलिस का दावा है कि उनका मकसद था कि उन्हें रोकने टोकने वाला कोई ना रहे और बाद में परिवार की संपत्ति पर उनका कब्जा हो जाए। लेकिन दोनों जानते थे कि ऐसा तरीका अपनाना होगा जिससे किसी को हत्या का शक ना हो। इसलिए उन्होंने खेतों में इस्तेमाल होने वाली जहरीली दवा का इस्तेमाल करने की योजना बनाई। ऐसी ज्यादातर दवाएं कड़वी होती हैं। कुछ दवाओं में तो जानबूझकर कड़वाहट मिलाई जाती है ताकि अगर वो गलती से खाने पीने की चीजों में मिल जाए तो स्वाद बदल जाए और लोगों को तुरंत पता चल जाए। पुलिस के अनुसार योजना के पहले चरण में घटना से करीब 10 दिन पहले शालिनी ने सतीश से खेतों में इस्तेमाल होने वाली दवा मंगवाई। सतीश ने बताया कि शालिनी ने उसे पैसे देकर सिर्फ दवा लाने के लिए कहा था। उसने दुकान से दवा खरीद कर दे दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस दवा का इस्तेमाल किस लिए किया जाएगा। जांच में भी सतीश के इस मामले में शामिल होने का कोई पक्का सबूत नहीं मिला। बताया जाता है कि पहली बार जो दवा मंगवाई गई थी वो लिक्विड थी। शालिनी ने उसे चाय में मिलाकर शांति देवी को देने की कोशिश की थी, लेकिन उस दिन शांति देवी ने चाय नहीं पी, इसलिए पहली कोशिश सफल नहीं हो सकी। इसके बाद दूसरी बार फिर उसी तरह की दवा मंगवाई गई। इस बार दवा पाउडर के रूप में थी। शालिनी ने फैसला किया कि दवा एक साथ ज्यादा देने के बजाय थोड़ी थोड़ी मात्रा में दी जाएगी ताकि किसी को जहर देने का शक ना हो। शांति देवी ज्यादातर समय घर पर रहती थीं। अगर उनकी तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ती तो सबसे पहले शक घर के लोगों पर जाता। इसलिए पूरी योजना इस तरह बनाई गई थी कि सब कुछ सामान्य बीमारी जैसा लगे। शालिनी ने सबसे पहले अपनी सास शांति देवी को निशाना बनाने की योजना बनाई। इसके बाद वो अपने ससुर और फिर पति मनोज को भी निशाना बनाना चाहती थी।
उसे लगता था कि शांति देवी की उम्र ज्यादा थी और उनकी तबीयत भी कमजोर थी, इसलिए जहरीली दवा का असर उन पर जल्दी होगा और किसी को आसानी से शक भी नहीं होगा। योजना के तहत शालिनी ने रोटी में जहरीली दवा मिलाकर शांति देवी को खिला दी। दवा का असर होते ही उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। शालिनी को पता था कि शांति देवी को अस्पताल मनोज ही लेकर जाएगा, क्योंकि उसे घर पर रहकर बच्चे और बाकी परिवार की देखभाल करनी थी। लेकिन वो अस्पताल की हर जानकारी भी जानना चाहती थी, इसलिए उसने मनोज से कहा कि करण को भी बुला लिया जाए, क्योंकि उसके पास कार्य थी और वो आने जाने में मदद कर सकता था। पुलिस का आरोप है कि यही उसका असली मकसद था। करण अस्पताल में रहकर हर छोटी बड़ी जानकारी शालिनी तक पहुंचाता रहा। आखिरकार करीब 3 से 4 बजे के बीच शालिनी को खबर मिली कि शांति देवी की मौत हो चुकी है। लेकिन इसके बाद भी शालिनी की चिंता खत्म नहीं हुई। उसे याद था कि खाना खाते समय शांति देवी ने मनोज से कहा था कि रोटी का स्वाद कड़वा है। यही बात मनोज के मन में भी रह गई। उसे शक होने लगा कि रोटी में कुछ मिलाया गया था। मनोज को पहले से शालिनी और करण के रिश्ते की जानकारी थी। उसे लगा कि शायद इसी वजह से ये पूरी साजिश रची गई। उसे ये भी याद आया कि शांति देवी कई बार दोनों के रिश्ते का विरोध करती थी और शालिनी को रोकती टोकती थी। उधर पंचायत के दौरान गांव के प्रधान ने शालिनी का बयान अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। बाद में ये वीडियो पुलिस को दे दिया गया। पुलिस ने उसे जांच के लिए भेजा और केस का अहम सबूत बना लिया। इसके साथ ही पुलिस ने रोटी के टुकड़े, दवा की शीशी और पोस्टमार्टम के दौरान लिए गए विसरा सैंपल भी जांच के लिए लैब भेज दिए। पुलिस ये पता लगाना चाहती थी कि तीनों में एक ही जहरीला रसायन है या नहीं। अगर रिपोर्ट एक जैसी आती तो ये मामले का बहुत बड़ा सबूत बन सकता था। शुरुआती पूछताछ के बाद पुलिस ने शालिनी को उसके मायके वालों के साथ भेज दिया था, लेकिन पुलिस लगातार सबूत जुटाती रही। जब जांच में पर्याप्त सबूत मिल गए तो पुलिस ने शालिनी को दोबारा हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। करण को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों की कॉल डिटेल्स निकाली, जिनमें घंटों तक हुई बातचीत के रिकॉर्ड मिले। पूछताछ में दोनों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। अब पुलिस सभी सबूतों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी। जांच में सबसे अहम भूमिका सतीश के बयान की रही। उसने बताया था कि शालिनी ने उससे खेतों में इस्तेमाल होने वाली जहरीली दवा मंगवाई थी। अगर सतीश ये बात नहीं बताता तो इस मामले की सच्चाई तक पहुंचने में पुलिस को काफी समय लग सकता था। जांच में पुलिस के सामने यह भी आया कि योजना सिर्फ शांति देवी तक सीमित नहीं थी। पुलिस के अनुसार इसके बाद परिवार के दूसरे लोगों को भी निशाना बनाया जाना था। अगर समय रहते शक नहीं होता और जांच शुरू नहीं होती तो कोई और बड़ी घटना भी हो सकती थी। फिलहाल पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है। अब इस मामले में अंतिम फैसला अदालत उपलब्ध सबूतों और गवाहों के आधार पर करेगी। इसी के साथ इस मामले की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपने वीडियो को आखिर तक देखा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। धन्यवाद।